किसान भाइयों, आज हम चर्चा करेंगे गेहूं की फसल में खरपतवार प्रबंधन के बारे में। खरपतवार पौधों में पानी के लिए, प्रकाश के लिए, स्थान के लिए एवं पोषक तत्वों के लिए फसल के पौधे से प्रत्युक्ता करते हैं। इस प्रकार हमारी फसल की उपज बहुत ही प्रभावित होती है। अतः इन खरपतवार का नियंत्रण समय रहते ही कर लेना चाहिए। इस विषय में अधिक जानकारी देंगे हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर घनश्याम जामलिया जी, जो कि कृषि वैज्ञानिक हैं गंज बासोदा से। नमस्कार किसान भाइयों, मैं घनश्याम जामलिया कृषि महाविद्यालय गंज बासोदा से आज आप सबके बीच में मैं गेहूं में खरपतवार प्रबंधन के विषय पर आपसे चर्चा करूंगा। गेहूं एक हमारी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है जिसमें हमें खरपतवार का नियंत्रण करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि खरपतवार हमारी जो फसल है उसको उसके उत्पादन में गिरावट कई माध्यमों से कर देता है। वह फसल से स्थान के लिए, पानी के लिए, पोषक तत्वों के लिए और नमी के लिए उससे कंपटीशन करता है, जिससे हमारी फसल का उत्पादन गिर जाता है। इसलिए हमें हमारी फसल में खरपतवार का नियंत्रण बहुत ज़रूरी हो जाता है। लेकिन हमारा जो खरपतवार का नियंत्रण है वह हमें फसल की क्रांतिक अवस्था पर निर्भर करता है कि हमारी जो फसल है उसमें खरपतवार 30 से 45 दिन तक हमारी फसल से प्रतियोगिता करते हैं, और यदि इसके पहले इसका नियंत्रण नहीं किया जाता है तो ये हमारी फसल में बहुत अधिक मात्रा में उत्पादन में गिरावट लाते हैं। इसलिए हमें इसके पहले ही इसका नियंत्रण कर लेना चाहिए। तो हमारे जो गेहूं की फसल है उसमें मुख्यतः हम यदि खरपतवार की बात करी जाए तो उसमें सकरी पत्ती और चौड़ी पत्ती वाले दोनों प्रकार के खरपतवार पाए जाते हैं। यदि हम चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों की बात करें तो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों में हमारे गेहूं में मुख्यतः बथुआ, कृष्णनील, सेंजी, पीली सेंजी, सफ़ेद सेंजी, हिरनखुरी, मटरी और कहीं कहीं गाजर घास। उसके अलावा हमारे उसमें जो सकरी पत्ती वाले खरपतवार है, सकरी पत्ती वाले खरपतवारों में हमारे गेहूं में मुख्यतः गेहूं सा, जिसे गेहूं का मामा भी बोलते हैं, कहीं कहीं इसे गुल्ली डंडा के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा इसमें जंगली जई, और इसमें सकरी पत्ती में मोथा और दूब घास भी पाया जाता है। इसमें जो सकरी पत्ती वाला खरपतवार है जिसमें हम गेहूं का मामा बोलते हैं, वह हमारे गेहूं में उसको पहचान पाना शुरुआती अवस्था में बड़ा कठिन होता है, क्योंकि वह उसकी जो आकारिकी होती है वो हमारे फसल के समान होती है। अतः इस खरपतवार का हमें शुरुआती अवस्था पर ही नियंत्रण कर लेना चाहिए। यदि हम शुरुआती दौर पर यदि इसमें खरपतवार नियंत्रण की बात करें तो हमें शुरुआत में प्री इमरजेंसी के रूप में हम पेंडिमिथिलिन का उपयोग कर सकते हैं। पेंडिमिथिलिन की जो मात्रा होती है वह हमारे गेहूं में 3.33 लीटर पर हेक्टेयर की दर से हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए। और यह जो हमारा पेंडिमिथिलिन होता है इसे प्री इमरजेंसी के रूप में उपयोग किया जाता है। और प्री इमरजेंसी का मतलब यह होता है कि हमारे फसल की बुआई यानी गेहूं की बुआई के 3 दिन के अंदर अंदर यानी 72 घंटे के पहले हमारा इस दवाई का स्प्रे हो जाना चाहिए। इससे ही हमारा इसका प्रभावी नियंत्रण होता है। यदि हम पोस्ट इमरजेंसी की बात करें तो हमारे गेहूं की फसल में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के नियंत्रण करने के लिए हम ज़्यादातर किसान भाई 2,4-D का उपयोग करते हैं। और जो 2,4-D का जो अमीन फॉर्म होता है, जो अमीन साल्ट होता है, उसका उपयोग करना ज़्यादा कारगर होता है और उसकी 1 लीटर पर हेक्टेयर की मात्रा के हिसाब से उसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा हमारे उसमें गेहूं में सकरी पत्ती खरपतवारों को नष्ट करने के लिए एक और विकल्प है जिसका नाम है मेटसल्फ्यूरान। और यह मेटसल्फ्यूरान की काफ़ी कम मात्रा खरपतवारों के नियंत्रण के लिए आवश्यकता होती है। इसकी हमें केवल 20 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा हमारे उसमें गेहूं में चौड़ी पत्ती के खरपतवार के लिए कार्फेंट्राजोन इथाइल तो कार्फेंट्राजोन इथाइल की जो मात्रा है वह 50 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से इसका उपयोग किया जाता है। लेकिन यदि हमारे गेहूं की खेत में हिरनखुरी जो खरपतवार है उसकी मात्रा यदि अधिक पाई जाती है तो हम चौड़ी पत्ती के लिए कार्फेंट्राजोन का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इस दवा का हिरनखुरी पर बहुत अच्छा प्रभाव देखा गया है। इसके बाद किसान भाई, हम यदि सकरी पत्ती वाले खरपतवारों की बात करें तो सकरी पत्ती वाले खरपतवारों में जो मुख्य समस्या होती है वह गेहूं सा की होती है, जिसे गेहूं का मामा भी कहा जाता है, क्योंकि यह खरपतवार गेहूं का एक आपत्तिजनक खरपतवार होता है। यह आपत्तिजनक खरपतवार इसलिए होता है
कि इसकी पहचान कर पाना शुरुआती अवस्था में यह मुश्किल काम होता है। दूसरी बात, यह हमारा जो गेहूं सा होता है, इसका एक पौधा लगभग 10,000 से 30,000 तक एक पौधा इसके बीज का उत्पादन कर देता है। और यदि आप इतनी मात्रा में यदि बीज का उत्पादन करता है तो आप सोचिए यदि इसका इन्फेस्टेशन 1 साल हो गया तो ये काफ़ी सालों तक इसका प्रकोप रहेगा। अतः हमें जो सकरी पत्ती वाले खरपतवारों को नियंत्रण करने के लिए हमें जो गेहूं सा है उसके लिए एक आइसोप्रोट्योरान नाम की दवा आती है, जिसका हमें 1250 ml पर हेक्टेयर की दर से इसका उपयोग करना चाहिए। इससे हम गेहूं सा को नियंत्रित कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे सकरी पत्ती वाले और भी खरपतवार हैं, जैसे जंगली जई हुआ, मोथा हुआ और सामा हुआ, हम इसके लिए क्लोडिनोफॉप प्रोपार्जिल, जिसकी मात्रा हमें 400 ग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से हम इसका उपयोग करते हैं। इसके अलावा हम फिनोक्साप्रॉप और क्विजोलोफॉप का भी इस्तेमाल और पिनोक्साडेन, इन दवाओं का 1 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसका उपयोग हम सकरी पत्ती वाले खरपतवारों के नियंत्रण के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा यदि मैं बात करूं कि यदि हमें सकरी पत्ती और चौड़ी पत्ती वाले दोनों खरपतवारों का यदि नियंत्रण करना है प्रभावी रूप से, तो मार्केट में इन दवाओं सकरी और चौड़ी पत्ती वालों के लिए प्रीमिक्स के रूप में प्रोडक्ट उपलब्ध हैं। जैसे कि हम सकरी और चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के लिए क्लोडिनोफ्लॉप प्लस मेट सल्फ्यूरॉन, जिसकी 400 ग्राम मात्रा पर हेक्टेयर के हिसाब से हम उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा सल्फोसल्फ्यूरॉन और मेट सल्फ्यूरॉन की 40 ग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हम इस्तेमाल करेंगे तो ये दोनों प्रकार के खरपतवारों का नियंत्रण कर देगा। इसके साथ ही हम फिनोक्साप्रॉप और उसके साथ मेट्रीब्यूजिन, जिसकी 1250 ml मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से इस्तेमाल करके हम दोनों प्रकार के खरपतवारों को नष्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यदि हमारा जो गेहूं है, गेहूं की फसल में हम रासायनिक खरपतवारों के अलावा इसके साथ साथ ही हमें इसके खरपतवारों के नियंत्रण के लिए समन्वित अप्रोच अपनाना चाहिए। समन्वित अप्रोच का मतलब यह होता है कि हम केवल रसायनों के पर निर्भर न रहते हुए हमें इसमें खरपतवार नियंत्रण की और भी तरीकों का उपयोग करना चाहिए। इसी को हम समन्वित प्रणाली कहते हैं। समन्वित प्रणाली के अंतर्गत हम खरपतवार के नियंत्रण के लिए इसमें यदि सस्यात्मक क्रिया की बात कर लें तो सस्यात्मक क्रियाओं में हम जो गेहूं की फसल की बुआई रहती है उसमें हम जो पलेवा होता है, प्री सोविंग इरिगेशन होती है, उसका इस्तेमाल करके हमारे जो खेत में पड़े खरपतवारों का अंकुरण कर सकते हैं और बुआई के पहले हम एक जुताई करके खरपतवारों का नियंत्रण कर सकते हैं। इस विधि से बहुत ही प्रभावी तरीके से हम खरपतवारों का जो एक फ्लश होता है उसे हम ख़त्म कर सकते हैं। इसके साथ ही हम यदि अगली बात की जाए तो यदि हम जो गेहूं में लगभग 30 से 45 दिन के अंतराल में यदि एक हैंड वीडिंग कर दें तो हैंड वीडिंग से खरपतवारों का नियंत्रण प्रभावी तरीके से हो जाता है, क्योंकि हैंड वीडिंग करने से हमारा जो खेत है, हमारी फसल है, उसे वीड फ्री एनवायरनमेंट मिल जाता है और इससे हमारी जो मृदा है उसमें एरेशन भी बढ़ जाता है, इसलिए उसके जड़ों के विकास के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। इसके साथ ही हम खरपतवार के नियंत्रण के लिए और भी दूसरे सस्यात्मक उपाय जैसे हम फसल चक्र अपना सकते हैं, क्योंकि यदि हम फसल चक्र अपनाएंगे तो हमारे खेत में जो फसल से संबंधित खरपतवार होते हैं, जैसे कुछ खरपतवार को हम एसोसिएट खरपतवार बोलते हैं जो हमारी फसल विशेष के साथ ही पाए जाते हैं। यदि हम गेहूं लगाएंगे तो गेहूं का जो सा खरपतवार है वह गेहूं सा होता है, तो उसका जो प्रभाव है वह उसकी जो मात्रा है बढ़ती जाएगी। इसलिए हम फसल चक्र का भी इस्तेमाल करेंगे तो उससे हमारे उसमें इफेक्टिव नियंत्रण होगा। दूसरी साथ हमारे जो खरपतवार नाशी हैं उसका उपयोग करते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना है कि हमें अनुशंसित मात्राओं का ही उपयोग करना है, ना तो इससे ज़्यादा मात्रा लगानी है, ना ही कम मात्रा का उपयोग करना है। दूसरी बात, हमें उसमें पानी की पर्याप्त मात्रा लेनी है। तीसरी चीज़, खरपतवार नाशी का उपयोग करते समय हमारी ज़मीन में, मृदा में उपयुक्त नमी होना चाहिए। तो इन सभी बातों का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। स्प्रे करते समय हमें दस्ताने और मास्क का उपयोग करना चाहिए। नमस्कार किसान भाइयों। किसान भाइयों कहीं मत जाइएगा, अब हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन
जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ, अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। ब्रेक के बाद अब आपका बहुत बहुत स्वागत है कृषि दर्शन कार्यक्रम में। हमारा अगला विषय है खाद्य फसलों में अच्छी पैदावार के लिए वृद्धि नियामकों का प्रयोग। आधुनिक कृषि में लोगों ने फसलों के विकास की एवं वृद्धि को संचालन करने के लिए विभिन्न हार्मोन के उपयोग को एक विकल्प के रूप में अपना लिया है। इसी संबंध में बहुत सारे प्रयोगों द्वारा ज्ञात हुआ है कि जैव या बड़े नियामकों के समयबद्ध प्रयोग से किसी विशिष्ट फसल पर प्रयोग कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। वृद्धि नियामकों का फूलों वाले पौधों, सब्जियों एवं फलों वाली फसलों में इसका भरपूर प्रयोग किया जाता है। आइए इस विषय पर हम विस्तृत जानकारी लेते हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर आराधना कुमारी, सहायक प्राध्यापिका, कृषि विज्ञान महाविद्यालय गंजबासौदा से। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम चर्चा करेंगे कि कैसे वृद्धि नियामक क्या होते हैं, उनका प्रयोग कैसे करके आप उच्चतम पैदावार प्राप्त कर सकते हैं। तो जो भी खाद्यान्न फसल है उनमें हमें बहुत सारे ऐसे केमिकल्स यूज करने पड़ते हैं, रसायन यूज करने पड़ते हैं कि जो हमारे लिए उच्चतम पैदावार के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जाकर हमारे खाद्यान्न में जमा हो जाता है। लेकिन पौध नियामक जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा कम मात्रा में होते हैं, बहुत कम मात्रा में उनका प्रयोग करना होता है और ये भी हमारे पौधों के उत्पाद के, अनाजों के उत्पादन को बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये जो पौध नियामक होते हैं ये हो सकता है कि पौधों में खुद भी बने, या हो सकता है कि जब इसको कम बने तो हम बाहर से डालें। जैसे कि हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट को पचाने के लिए इंसुलिन चाहिए होता है, लेकिन जब वो कम चाहिए होता है तो हम उसको बाहर से लगाते हैं। तो वैसे ही हमें ये पौध वृद्धि नियामक अगर पौधों के अंदर कम बनते हैं तो उसे हमें बाहर से प्रयोग करना पड़ता है। इन सारी चीज़ों को समग्र रूप से मिला के हम इन्हें पौध वृद्धि नियामक कहते हैं। पर अगर ये पौधे के अंदर खुद ही बनते हैं तो इनको हम लोग पौध हार्मोन कहते हैं। ये हार्मोन पौधों के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। ये बहुत सूक्ष्म मात्रा में पौधे के अंदर ही बनते हैं और सारे प्रक्रियाओं को संपूर्ण रूप से रेगुलेट करने में, नियंत्रित करने में मदद करते हैं। ये जो पौध नियंत्रक होते हैं इनके काम करने का एक विशेष तरीका होता है। जैसे सबसे पहले ये या तो हो सकता है कि उसको बढ़ा दें जो वृद्धि को, या हो सकता है कि ये वृद्धि को कम कर दें। तो कुछ हार्मोन होते हैं जो वृद्धि को बढ़ाने वाले होते हैं और कुछ होते हैं जो पौधे की वृद्धि को कम कर देते हैं, लेकिन वो कम करना भी बहुत ही आवश्यक होता है। क्यों? जैसे कि मान लीजिए एक पौधा है, जब वो बहुत पूरी बढ़वार पे है और अगर उसकी वृद्धि को कम नहीं करेंगे, वो रुकेगा नहीं, मरने की स्थिति में नहीं आएगा, तो हम उसको हार्वेस्टिंग यानी कि उसकी कटाई नहीं कर सकते हैं। दाने की पूर्ण भराई के बाद उसमें नमी की मात्रा कम होनी चाहिए, तभी हम उसकी कटाई करते हैं। तो इन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। कुछ 5 हार्मोन होते हैं जो कि ज़्यादातर हम लोग कृषि में प्रयोग करते हैं, जिसको हम ऑक्जीन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, इथिलीन और एब्सिसिक एसिड कहते हैं। ये जो ऑक्जीन होते हैं ये क्या होते हैं कि पौधों में कोशिकाएं जो होती हैं उनकी संख्या को बढ़ाने के लिए, कोशिका विभाजन के लिए, उनके आकार को बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। उसके अलावा ये नए जड़ जो निकलती हैं, नए जड़ों को निकलने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। आप जानते हैं कि जड़ पौधों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसी के द्वारा वो मिट्टी से खनिज, लवण, पानी इत्यादि ग्रहण करते हैं। तो जड़ों को बढ़ाने के लिए
ये ऑक्सीन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसी तरीके से दूसरा हार्मोन जो है वो जिबरेलिक एसिड, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। वो पौधों में अंकुरण के लिए, बीज के अंकुरण के लिए बहुत ज़रूरी है। तो जब भी हमें अंकुरण को बढ़ाना होगा, जब हम नए बीजों का प्रयोग करते हैं तो देखते हैं कि उनका अंकुरण बहुत कम होता है। तो अगर हमें उसका अंकुरण बढ़ाना होता है तो अगर हम इन जिबरेलिक एसिड का उससे उपचारित कर देते हैं बीजों को, तो उसका जो अंकुरण होता है बहुत अच्छा होता है और वो खेतों में बहुत अच्छे से लगता है। जैसे कि एक अच्छा बच्चा होता है और वो एक अच्छे वयस्क के रूप में परिवर्तित होता है, उसी तरीके से अंकुरण बहुत ज़रूरी है। अगला जो हार्मोन है जिसकी हम बात करें उसको हम साइटोकाइनिन कहते हैं। तो ये जो साइटोकाइनिन होता है ये पौधों की कोशिकाओं में बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है। अब कोई भी चीज़ अगर संख्या में बढ़ती है तो उससे पौधे की बढ़वार होती है, तो उस बढ़वार को नियंत्रित करने के लिए साइटोकाइनिन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है उसमें। आगे जो मैं दो वृद्धि नियंत्रक के बारे में बताऊंगी उसका नाम इथिलीन और एब्सिसिक एसिड है। अब एब्सिसिक एसिड का क्या काम होता है, जैसे पत्ते गिरते हैं तो वो एब्सिसिक एसिड के बढ़ोतरी के कारण होता है। या मान लीजिए कि जैसे कि दिन के समय में आप लोग जानते हैं कि जब तापमान बहुत बढ़ जाता है तो पौधों के पत्तियों के ऊपर जो रंध्र होते हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड लेने, ऑक्सीजन छोड़ने इत्यादि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, अगर मान लीजिए पानी की कमी हो जाती है तो उन स्टोमाटा को, उन पर्ण रंध्रों को बंद करने का काम एब्सिसिक एसिड करते हैं। तो इसलिए हमें उसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। उसके अलावा एक और हार्मोन है इथिलीन। इथिलीन जो होता है वो गैसीय प्रकृति का होता है और जब फलों को पकाना होता है तो इसके लिए इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। उसके अलावा आप देखेंगे कि गर्मियों में जैसे धान है, गेहूं है, उसमें पानी की कमी हो जाती है तो उसकी पत्तियां जो होती है वो अंदर की तरफ मुड़ जाती हैं, जिसको हम लोग वैज्ञानिकों की भाषा में एपिनेस्टी कहते हैं। तो उसके लिए इथिलीन हार्मोन जो है उसकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो हमें ये जानना है कि हम इनका प्रयोग कैसे करें, कितने अनुपात में करें और क्या क्या सावधानियां बरतें। तो जो भी हमारे जहाँ से हम दवाइयाँ ख़रीदते हैं वो स्टोर में ये उपलब्ध होते हैं, उसमें इसका प्रयोग कितनी मात्रा में करना है ये अच्छे से लिखा होता है। तो किसान भाइयों, जब भी आप इसका प्रयोग करें, एक्सपायर्ड जो है सामान उसको ना ख़रीदें, नए सामान को ख़रीदें। और जब भी आप इसको ख़रीदें इसका जो टैग रहता है जिस पे लिखी हुई रहती है कितनी मात्रा का प्रयोग करना है उसको ध्यान से पढ़ें और उसका सॉल्यूशन बनाएं, विलेन जो होता है वो बनाएं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो जैसे आप ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो वो खाना आपके शरीर के लिए फ़ायदेमंद नहीं होता है बल्कि नुकसानदायक होता है। उसी तरीके से अगर आप इसका ज़्यादा प्रयोग करते हैं तो ये आपके जो फ़ायदे की बजाय नुकसान देने लगता है। तो आप उसका कितना मात्रा डालना है, हर फसल के लिए इसकी मात्रा जो है वो परिवर्तित रहती है। हर कंपनी में जो बनाती है उस पर क्या सांद्रता की बनाई है उसके अनुसार इन प्रोडक्ट का जो कितना हम प्रयोग करें ये बदल जाता है। तो आप उस पे लिखे हुए जो भी हैं कि कितने मात्रा में प्रयोग करना है किस फसल में, उसके बारे में आप ज़रूर जानकारी प्राप्त कर लें। उसके बाद जब भी ये प्रयोग करें हमेशा ये फ्रेश यानी कि ताज़ा बनाएं और उसके ताज़ा विलेन का ही प्रयोग करें स्प्रे के द्वारा। और ऐसा ना हो कि आपने कल रात को बना लिया और आज सुबह प्रयोग कर रहे हैं, तब ये ज़्यादा कारगर नहीं होगा। जब भी आप प्रयोग करें दोपहर के समय में कोशिश करें, क्योंकि इस समय जो हमारा पर्ण पे, पत्तों पे जो रंध्र होते हैं वो पूरे तरीके से खुले होते हैं और वो ये जो आप प्रयोग करेंगे हार्मोन वो अंदर अच्छे से पौधे के अंदर चला जाता है और अपना जो भी उसका काम है उसको करने में ज़्यादा समर्थ होता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। उसके अलावा एक बात और विशेष ध्यान देने वाली बात है कि आप जब भी इसका इस्तेमाल करें इसमें चिपको, टीनोपाल या सर्फ जैसी चीज़ों का ज़रूर इस्तेमाल करें जो पत्तियों के सतह के ऊपर इनको चिपकने में मदद करेगा, क्योंकि जब ये अच्छे से चिपकेंगे तभी ये पर्ण रंध्र के अंदर जाकर पौधों के अंदर अपना काम अच्छे से कर पाएंगे। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें आप। उसके अलावा एक और विशेष बात ध्यान देने वाली बात है कि जब भी हवा का बहुत तेज़ स्थिति में हो या बारिश होने की संभावना लग रही हो तो आप इसका प्रयोग ना करें, क्योंकि ये फ़ायदेमंद नहीं होता है और ये या तो हवा से उड़ जाएगा या पानी में बह जाएगा। तो आप इसके प्रयोग में इसका विशेष ध्यान रखें। अगर आप इन बातों का ध्यान देते हैं और अगर ये वृद्धि नियामकों का प्रयोग करते हैं तो ये टॉनिक की तरह काम करेगा और आपके फसलों में पैदावार को बहुत बढ़ा सकता है और आप कृषि को फ़ायदे का सौदा बना सकते हैं। धन्यवाद।
तो किसान भाइयों, आज हमने जाना कि किस प्रकार से कि गेहूं में खरपतवार नियंत्रण या प्रबंधन किया जाता है एवं विभिन्न प्रकार के पौधों में किस प्रकार से वृद्धि नियामकों का प्रयोग कर हम किस प्रकार से उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। तो आइए, अब वक्त हो चला है खबरें खेती का। तो अब हम बढ़ते हैं खबरें खेती की ओर। किसान भाइयों नमस्कार, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। कृषि में युवाओं को प्रोत्साहन, कृषक हित सर्वोपरि, चने की फसल में कीट नियंत्रण, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और ट्रैक्टर चलित प्लास्टिक मल्च लेइंग मशीन। और अब खबरें विस्तार से कि आज पढ़े लिखे नौजवान कृषि क्षेत्र के प्रति आकर्षित हो रहे हैं और कृषि क्षेत्र में प्रवेश के लिए सरकार विभिन्न योजनाओं कार्यक्रमों के माध्यम से उन्हें लगातार प्रोत्साहित कर रही है। श्री तोमर ने यह बात दिल्ली में फिक्की द्वारा आयोजित दूसरे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर समिट एंड अवार्ड समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में कही। श्री तोमर ने भारतीय परंपरा में मिलेट्स का महत्व बताते हुए कहा कि मिलेट्स की मांग व उपभोग विश्व स्तर पर बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की पहल पर संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है, जिसके लिए सरकार द्वारा तैयारियां की जा रही हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी चाहते हैं कि पोषक अनाज को भोजन की थाली में पुनः सम्मान मिले जैसा पहले मिलता था। श्री तोमर ने कहा कि श्री मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश के कृषि क्षेत्र में एक अलग ही उत्साह का माहौल बना हुआ है। उन्होंने कहा कि देश में लगभग 86% छोटे किसान हैं, जिन्हें बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने 6,865 करोड़ रुपए के खर्च से 10,000 नए एफपीओ का गठन करने की स्कीम लाने सहित अनेक ठोस कदम उठाए हैं। केंद्र सरकार छोटे किसानों को रियायती ब्याज पर अल्पकालिक ऋण प्रदान कर रही है, जिसकी सीमा बढ़ाकर 18 लाख करोड़ रुपए की गई है। देश भर में कृषि बुनियादी ढांचे में गैप्स भरने पर भी केंद्र सरकार ने ध्यान केंद्रित किया है। इसके लिए सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए का कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्थापित किया है। वहीं पशुपालन, मत्स्य पालन सहित कृषि से संबंधित क्षेत्रों में भी सुधार के लिए अनेक ठोस उपाय किए गए हैं। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का महत्व बताते हुए सरकार ने कृषि में ड्रोन उपयोग की अनुमति भी दी है। वहीं कृषि क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए प्राकृतिक व जैविक खेती पर जोर देने के साथ साथ सूक्ष्म सिंचाई के दायरे का भी विस्तार किया जा रहा है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने बागवानी क्लस्टर विकास कार्यक्रम तैयार किया है, जिसके समुचित क्रियान्वयन के लिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में राज्य मंत्री श्री कैलाश चौधरी ने वर्चुअली भाग लिया। बैठक में श्री तोमर ने संबंधित अधिकारियों से कहा कि देश में कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देना व किसानों को उपज के वाजिब दाम दिलाते हुए उनकी आय बढ़ाना सरकार का मुख्य उद्देश्य है। इसके लिए किसी भी कार्यक्रम योजना के केंद्र में किसानों का हित सर्वोपरि होना चाहिए। बैठक में बताया गया कि क्लस्टर विकास कार्यक्रम में बागवानी उत्पादों की कुशल और समय पर निकासी तथा परिवहन के लिए मल्टी मॉडल परिवहन का उपयोग के साथ साथ अंतिम मील संपर्कता का निर्माण करके समग्र बागवानी पारिस्थितिकी तंत्र को बदलने की एक बड़ी क्षमता है। सीडीपी अर्थव्यवस्था में सहायक होने के साथ ही क्लस्टर विशिष्ट ब्रांड भी बनाएगा, ताकि उन्हें राष्ट्रीय व वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में शामिल किया जा सके। इससे किसानों को अधिक पारिश्रमिक मिल सकेगा और सीडीपी ने लगभग 10 लाख किसानों और मूल्य श्रृंखला के संबंधित हितधारकों को लाभ होगा। सीडीपी का लक्ष्य लक्षित फसलों के निर्यात में लगभग 20 अनुपात का सुधार करना तथा क्लस्टर फसलों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए क्लस्टर विशिष्ट ब्रांड बनाना है। सीडीपी के माध्यम से बागवानी क्षेत्र में काफी निवेश आ सकेगा। किसान भाइयों, चने की फसल में इस समय शाखाओं का फूटान और पुष्पन हो रहा है। फसल की इस अवस्था पर कटवर्म, फली छेदक कीट तथा कटुआ इल्ली का प्रकोप सबसे ज्यादा देखा जाता है। इसके नियंत्रण के लिए खेत में प्रति एकड़ 40 से 50 टी आकार की खूंटियां गाड़ें। इस पर बैठकर पक्षी इल्लियों को खा सकेंगे। साथ ही चने के खेत में वयस्क कीट के नियंत्रण के लिए प्रति एकड़ 8 से 10 फेरोमोन ट्रैप लगाएं तथा रासायनिक नियंत्रण के लिए प्रति वर्ग मीटर 2 से 3 इल्लियां दिखाई देने पर प्रोफेनोफॉस दवा की 1.5 लीटर मात्रा को 500 से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। अगर 15 लीटर के पंप से छिड़काव कर रहे हैं तो प्रति पंप 45 मिलीलीटर दवा का उपयोग करें।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भारत सरकार द्वारा किसानों की फसलों को प्राकृतिक आपदा या अचानक आए जोखिम से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए एक अच्छी योजना है। किसान इस योजना का लाभ लेकर योजना अंतर्गत नियम अनुसार फसल में होने वाले नुकसान की भरपाई कर सकते हैं। इसमें प्राकृतिक आपदाओं के कारण खराब हुई फसल के खिलाफ किसानों द्वारा प्रदान की जाने वाली बीमा की किश्तों को बहुत नीचा रखा गया है। इससे प्रत्येक स्तर का किसान आसानी से भुगतान कर सके। ये योजना न केवल खरीफ और रबी की फसलों को बल्कि वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए भी सुरक्षा प्रदान करती है। ट्रैक्टर चलित प्लास्टिक मल्च लेइंग मशीन को प्लास्टिक फिल्म बिछाने में उपयोग किया जाता है ताकि नमी को खेत की मिट्टी में संरक्षित कर उपयोग किया जा सके तथा अधिक ठंड के मौसम में बीजों के अंकुरण के लिए मिट्टी के तापमान को बढ़ाकर अंकुरण के अनुकूल बनाने के लिए भी यह तकनीक कारगर सिद्ध हुई है। मशीन में 400 मिलीमीटर व्यास के 2 अवतल डिस्क, 350 मिलीमीटर व्यास के 2 न्यूमेट्रिक ट्रेस पहिए, 600 मिलीमीटर के 2 न्यूमेट्रिक परिवहन पहिए, मिट्टी से प्लास्टिक फिल्म रोल किनारों को ढकने के लिए विशेष तकनीक से बने 2 स्कैपर्स इस यंत्र की विशेषता है। तो किसान भाइयों, कृषि समाचारों में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।